बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें इस्तदा की गई थी कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करने वाले कमीशन के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान अमृता बंदयाल साहब, एजाज़ अल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब नामित थे। इस पे 6 जून को अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था इस मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे और फिर उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है। कल के व्लॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये दरख्वास्त जो है वफाकी हुकूमत की, वो जो पीडीएम वाली वफाकी हुकूमत, अतहादियों वाली वफाकी हुकूमत, उस दौर का वाक़या है ना ये, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो जानी है और वो मुस्तरद हो गई है। अदालती पंडितों के हवाले से मैंने खबर दी थी और मेरे जो अदालती पंडित हैं वो बड़ी पक्की खबर लेके आते हैं, तो ये मुस्तरद हो गई है। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इस अंदाज में ये दरख्वास्त मुस्तरद होगी। उसकी जो वजूहात दी गई हैं वो बड़ी अजीबो-गरीब हैं। स्पेकुलेशंस की बुनियाद पे कहते हैं मुकदमा नहीं चल सकता। ये पूरा फैसला स्पेकुलेशंस की बुनियाद पे है, अंदाज़ों और खदशात की बुनियाद पे है। ये कैसे? और फिर ये जजेस हैं, पहले तो 3 जजेस थे ना मिसकंडक्ट के, अब इसमें 2 जजेस जो बेंच के दीगर 2 अरकान हैं, जैसे हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं और शाद मीत साहब हैं, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए ना इस पे। तो मेरा तो ख्याल है कि आगे जाके अगर मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई होती है जजों के ख़िलाफ़, तो 3 की बजाय 5 जज उसकी ज़द में आ सकते हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम जनाब जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने लगा दिए दौड़। पीटीआई ने एक ख़त लिखा है सदर मुमलिकत को। पहले आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत जो बड़े बेचैन थे कि इलेक्शन की तारीख मैंने देनी है। कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, कभी वजारत कानून को ख़त लिखते हैं कि जनाब ये तो मेरा इख्तियार है इनके आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत कि जनाब मैंने असम्बली तहरीर की थी और मैंने तारीख देनी है, आइन में ये लिखा हुआ है। ये इस पर मैं कई व्लॉग कर चुका हूँ। अब पीटीआई वालों ने ये ख़त लिखा है सदर मुमलिकत को कि जनाब आप ऐसा करें कि आप तारीख जो है वो अनाउंस करें इलेक्शन की। मतलब ये है कि जो आप तारीख अनाउंस करेंगे और फिर रौला चला पड़ जाएगा, उधर वकला की तहरीक शुरू हो जाएगी। और ये मैंने कल बताया था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीख है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए, उस पर नंबर शंबर भी लग गया है। पीटीआई वाले सदर साहब को कह रहे हैं जनाब आप तारीख दें। अच्छा, ये ख़त क्यों लिखा है उन्होंने? इससे पहले जो इनके सेनेटर हैं पीटीआई के और रहनुमा हैं, वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हुए हैं, एसएम ज़फ़र के साहबजादे सेनेटर अली ज़फ़र साहब की एक तवील मुलाकात होती है सदर मुमलिकत के साथ और वो उनको दलाइल दे के कायल करने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये आपका इख्तियार है, आपने सही राय कायम की थी, आपने सही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था मीटिंग के लिए, तो अब आप ऐसा करें कि ये आप तारीख जो है ये ऐलान कर दें, उसका जनरल इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। तो सदर मुमलिकत साहब जो हैं उन्होंने लेतोलाल से काम लिया। अच्छा देखते हैं, करते हैं, हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, जैसे होता है ना कि जनाब जान छुड़ाने के लिए कि बात तो आपकी ठीक है। तो पता ये चला है कि अली ज़फ़र साहब ने कहा जनाब मैं पीटीआई के नुमाइंदे के तौर पे आपके पास आया। तो उन्होंने कोई बात नहीं, मैं पीटीआई का मैं पुराना वर्कर हूँ, खान साहब के साथ मेरी मोहब्बत, इतने साल का मेरा ताल्लुक वगैरह वगैरह। तो लेकिन मुल्क की हालात ख़राब हो जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ लेने दिया जाए वगैरह वगैरह। तो इस पे गुस्सा कर गई है पीटीआई और उन्होंने सदर साहब को भी निशाने पे रख लिया और उन्होंने ख़त लिख दिया सदर साहब को कि जनाब ये आप तारीख का ऐलान करें। अब सदर साहब जो हैं वो भागते फिर रहे हैं। पता ये चला है कि उस मुलाकात के बाद सदर साहब अवॉइड कर रहे हैं पीटीआई के किसी बड़े के साथ मुलाकात से, और वजह आपको पता है कि ये खबर मैंने ही दी थी कि जनाब चौथे फ्लोर पे ऐवान सदर के चौथे फ्लोर पे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके 2 बड़े आए थे, वो मिले थे सदर मुमलिकत से। जब सदर मुमलिकत मैंने कहा ना बेचैन थे तारीख देने के लिए इलेक्शन की, और उसके बाद सदर साहब की बेचैनी जो है वो पता नहीं बड़ी है या नहीं बड़ी, लेकिन बज़ाहिर वो दूर हो गई है। अब वो तारीख देते हुए नज़र नहीं आ रहे
और सदर साहब का जो 5 साल टेन्योर था वो तो पूरा हो गया, लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि सदर साहब नए सदर के मुंतखब होने तक सदर रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वो 5 साल बाद घर नहीं चले जाते, ये आइन में लिखा हुआ है। तो वो अगर उन्होंने देखना, अब पीटीआई जो है इसके पास जो सरकार में एक ही शख्स है, एक ही मोहरा है, और वो है सदर मुमलकत आरिफ अलवी। अब अलवी साहब ये कहते हैं कि यार मुझे क्यों गनवाना चाहते हैं आप, मुझे क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, मैं बैठा हूं ना यहाँ, कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, मुझे क्यों तोप के आगे खड़ा करना चाहते हो आप लोग। इस तरह कोई मामला है और वो अवॉइड कर रहे हैं अब इस बात से कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, लेकिन आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होता है। लेकिन अब तक की जो सूरत ये है कि सदर साहब जो हैं वो लड़ नहीं फड़ा रहे, कन्नी नहीं फड़ा रहे। अच्छा, अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, और वो कहते हैं ना कि पंजाबी की एक बड़क होती थी, अदाकार साहब ने एक बड़क लगाया करते थे, वो इंज किया तो मैं थोड़े बच्चे ने इंज कर देंगा, और जिन्हें मेरी सस वाल देखे मैं तो सा भी जावांगा। इस तरह की कोई ये जजमेंट कहा जा रहा है, किस तरह की जजमेंट साहब ये दी गई है बंदियाल साहब की तरफ से। और ये पहले तो ये देखिए ना कि उन्होंने, हुकूमत ने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया था और क्यों इख्तियार किया था। ये जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, उसका आर्टिकल 4 है, वो ये कहता है कि जज, कोई भी जज आला अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, वो ऐसा केस सुनने से लाजमी तौर पर, लाजमी का लफ्ज़ है वहाँ पे, लाजमी तौर पर सुनने से इनकार कर देगा या इनकार कर देना चाहिए जिसमें उसका अपने किसी करीबी दोस्त का या अपने रिश्तेदारों का मुफाद वाबस्ता हो। ये इशू था सारा। और उन्होंने कहा कि जनाब जो ऑडियो लीक्स के लिए हमने कमीशन बनाया है जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उनमें ऑडियोज़ में आपकी सास साहबा यानी महजबीन नून साहबा की गुफ्तगू जो है वो भी शामिल है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है। तो आप मेहरबानी फरमाएं, आर्टिकल 4 के तहत आप ये केस नहीं सुन सकते, ये उनका मुद्दा था। और इन्होंने जो उसका जवाब फराहम किया कि हमने नहीं उठना, वो बड़ा अजीबोगरीब है जवाब। इन्होंने जब कोड ऑफ कंडक्ट को माना ही नहीं, हालांकि जो हलफ है ना जजों का, उसमें ये लिखा हुआ, वे हलफ उठाते हैं बकायदा ये जज जो हैं कि जो कोड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, आइन की हिफाजत करूंगा, कानून की हिफाजत करूंगा, जाती मुफादात से बालातर होकर काम करूंगा, इसी तरह ये हलफ भी उठाते हैं कि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का जारी किया हुआ है, उसकी पासदारी करूंगा। ये इन्होंने हलफ उठाया हुआ होता है। अब क्या कहते हैं जनाब, ये कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं ना आर्टिकल 4 ले आए हैं, ये इसकी कोई बात नहीं। अच्छा चलो, आर्टिकल 4 तो है, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 3, वो ये कहता है कि कोई जज जो है वो रसवाई से बालातर नजर आना चाहिए, उसको रसवाई से दूर रहना चाहिए। लेकिन ये रसवाई को आवाजें दे रहे हैं, रसवाई मूल ले रहे हैं, ये जजमेंट आई है, बड़ी अजीबोगरीब जजमेंट है। अच्छा, अब इनकी जो सास मोहतरमा हैं, उनकी जो राफिया तारक साहबा हैं, ख्वाजा तारक रहीम की बीवी, बड़ी इनकी कुर्बत है, बड़ी पक्कियां सहेलियां पुरानियां, और दोनों फैमिलियों का बड़ा एक दूसरे घर आना जाना, बंदियाल साहब के साथ भी बड़ी मोहब्बतें शब्बतें, ये वो जो उनकी ऑडियो लीक हुई थी वो उन दिनों में हुई थी जब ये पंजाब में इलेक्शन करवाने के चक्करों में पड़े हुए थे। वो 3-4 वाला रोड़ा नहीं बढ़ गया हुआ था जब कि जनाब हुकूमत कहती थी कि 4 जजों ने मुस्तरद कर दिया सू मोटो जो उन्होंने लिया था एजाज अल हसन और मुज़ाहर अली एक और नकवी ने, कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे, क्यों तारीख नहीं दी जा रही। और वो हुकूमत कह रही थी जनाब 4 जजों ने, वो आपको याद आ जाएगा, थोड़ा सा आप ज़हन पे जोर डालेंगे, वो पूरा सिनेरियो आपकी नज़रों के सामने होगा। बहरहाल उस वक्त की वो गुफ्तगू थी। और महजबीन साहब कह रही हैं, जो महजबीन नून साहबा जो उनकी सास मोहतरमा हैं, वो कह रही हैं रात को मैं पढ़ के यानी दुआएं पढ़ती रही, फिर मैंने मैसेज भेजा उमर को, जो मैंने कहा कि देखें मैं जलसे में थी, लाखों लोग थे आपके लिए दुआएं कर रहे थे। यानी वो कह रही है कि मैंने उन्हें तगड़ा किया कि तगड़ा नहीं, बैठना नहीं है कहा।
मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता, पर उमर को एक मैसेज भेजा। फिर आगे जाके वो अपनी बेटी का नाम लेती हैं, नवीन का, और वो कहती हैं कि मैंने उसे कहा है कि उमर के साथ रहना, इस वक्त उमर को तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है। यानी तकड़ा करके रखी, जितना खुद इन्हें तकड़ा करने की कोशिश की थी कि डरना पै जी, डर ना जाए। तो इस पे जो ख्वाजा तारक रहीम की अहलिया हैं, राफिया तारक, तो वो कहती हैं कि नवीन भी ना आवे, ते मैंने ईमान नू भी कहा कि स्टे विद अब्बा, अब्बे नू डोलन ना दें। ये जरा सुनिए इनकी दूसरी गुफ्तगू भी जरा सुनिए। तो उमर के साथ रहो, he needs you at this moment. नो, नवीन भी ना आए, और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। आगे जाके वो कहती हैं कि मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को गुड भेजा, यानी ऐसे निशान नहीं करके भेजते, व्हाट्सएप कर देते हैं गुड का निशान भेज के। तो दोनों ने मुझे पता है क्या भेजा, उन्होंने आगे से वो अमोजी नहीं होता, बताते हैं अमोजी होता है, दांतों तले ज़बान दबाई होती है, वो मुझे इमोजी उन्होंने भेजा। मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा। अब जो जजमेंट है उसमें ये कहते हैं जज साहबान कि जनाब जो हुकूमत का इब्तदाई एतराज़ था वो तो था बंदयाल साहब पे, जनाब आपकी सास की ये क्योंकि ऑडियो है तो आप इसको ना सुने, आपका मुफाद वाबस्ता है इससे, रिश्तेदार का केस है। तो दूसरे दो जज बाद में वो कहते हैं कि अटार्नी जनरल ने एजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर पर बाद में एतराज़ उठाया। भाई मेरे, ये दोनों जजों का जिक्र है, वो जो खातून हैं महजबीन और राफिया तारक, उनकी जो गुफ्तगू है उसमें मुनीब अख्तर का भी जिक्र है कि मैंने उसको गुड कहा, वेरी गुड यार, तुम ठीक फैसले करते जा रहे हो जेडे पंजाब की हुकूमत वाले मामलात में, पंजाब च इलेक्शन वाले मामलात में। तो और उन्होंने मुझे फिर वो कहती हैं कि वो दांतों तले जो दबाई जाती है ज़बान, वो वाला इमोजी भेजा। इस तरह की बातें भी मार्शल लॉ भी नहीं ना लाते, इस तरह की बात भी की है उन्होंने कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मार्शल लॉ लग जाएगा। फिर कहती है मार्शल लॉ भी नहीं ना लाते। तो राफिया जो है वो कह रही है नहीं मार्शल लॉ लाने लिए तैयार है। तो भाई इन जजों पे इसलिए एतराज़ हुआ था, 3 जजों पे एतराज़ बनता था ना, जब 3 जजों का जिक्र है। और ये जो हैं जज साहबान जो हैं ये कुछ और स्टोरी बना रहे हैं अब इसकी। ये कह रहे हैं कि जनाब ये मामला शुरू हुआ था पंजाब के इलेक्शन से, बल्कि परवेज़ इलाही का जो इलेक्शन वगैरह वजारत आला वगैरह का चक्कर था ना, उस वक्त से वो कहते हैं जनाब हुकूमत एवं साडा अडफस करती रही है, एवं सानू तंग करने वास्ते सारी हरकतें की उन्होंने। वो कहते हैं जनाब जब हमने ये सो मोटो लिया 2 जजों ने, एजाज़ुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी ने, तो बेंच पे एतराज़, और फिर जब फैसला आ गया तो जनाब इन्होंने कहा, वो कहते हैं 1 मार्च से ये काम शुरू होता है। पंजाब के इलेक्शन के सो मोटे वाले मामले से हुकूमत जो है सरना खार खान लग पई और सट से एम ही बिला वजह सानू तंग करने लग पई। और 1 मार्च में इन्होंने आके कहा जनाब कि ये 4-3 दिन नाल जिहड़ा सो मोटो सी वो मुस्तरद हो गया सी। तो वो कहते हैं यहाँ से इन्होंने शुरू किया, और फिर 4 अप्रैल को वो कहते हैं हमने इलेक्शन का हुक्म दिया, पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ 14 मई को। और फिर वो कहते हैं 15 मई को जज साहबान फरमा रहे हैं अपने फैसले में कि 15 मई को जनाब ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये जनाब इन्होंने बड़ा जारहाना किस्म का मुजाहरा किया, रेड जोन में दाखिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने कंटेनर लगा लिया और वहाँ बड़ी तुंदो तेज लोबो लहजे में तकरीरें की गई, और रेड जोन में हुकूमत ने फैसिलिटेट किया और अवामी फोरम्स पर इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ बयानात भी दिए। ये जज साहब कहानी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ये बिला वजह तंग कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट वाला इशू कोई नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट वाला इशू कोई नहीं। परवेज़ इलाही, मुज़ाहिर नकवी की ऑडियो, वो हर बंदा जो इन दोनों को सुना होगा जिसने, वो कहते हैं इन दोनों की आवाज़ है। फवाद चौधरी और उसके भाई की ट्रक वाली जो है वो वाली, और आबिद ज़ुबैरी साहब जो दरख्वास्त गुजार हैं इस केस में, दरख्वास्त गुजारों में से एक दरख्वास्त गुजार हैं कि जनाब ये जो कमीशन है ये गलत बना है, गैर कानूनी है, इसको कलअदम किया जाए। उनकी और परवेज़ इलाही की गुफ्तगू है,
वो कहते हैं कि जनाब मुज़ाहर नकवी दे कोल लग रहा केस परवेज़ इलाही साहब कहते मोहम्मद खान वाला। तो वो कहते फिर इस तरह करो तुसी ना जिहड़ा गुलाम महमूद डोगर वाला केस है जिते सू मोटो लिया मुज़ाहर नकवी उन्होंने ते एजाज़ लहसन ने सू मोटो ने पंजाब वाला लिया ਉਹਦੇ केस लिया ना गुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर वाले का। इदां करो ਉਹਦਾ केस भी ना ਉਹਦੇ कोल ही लिखवा दो मुज़ाहर नकवी को, और मुज़ाहर नकवी को कह दो, यानी जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबद ज़ुबैरी साहब वो ये कह रहे हैं, उनकी ऑडियो है, ये सारी ऑडियोज जो हैं ये सारे ही यानी कहते इन्होंने कुत्ती चोरां रली हुई है, सारे एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो दरखास्त लैके आ गए, उन्होंने स्टे करता जनाब कि नहीं भी नहीं, क्योंकि आज भी इन्होंने फैसले में लिखा क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत नहीं की गई कमीशन बनाते वक्त, इसलिए हमने कमीशन को मुअत्तल कर दिया उसकी कार्रवाई को। फिर जो बंदयाल साहब की तरफ से ये फैसला जारी किया जिसमें 5 जजों के दस्तखत हैं, वो जो कहते हैं जनाब इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए लेकिन वो मकूल अंदाज में होनी चाहिए। ये तो अंधाधुंध हमारे ऊपर चढ़ाई की हुई है इन्होंने। और वो कहते हैं कि पहले मेरे ऊपर एतराज़ था, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, वो सास वाला मामला। फिर वो कहते हैं कि 2 जजों पर एतराज़ कर दिया, मुनीब अख्तर पर और एजाज़ लहसन पर। और वो कहते हैं वो एतराज़ इसलिए किया कि जो पंजाब में इलेक्शन वाला हुक्म जारी किया था उस बेंच में ये दोनों जज भी शामिल थे। यानी वो कह रहे हैं कि इलेक्शन वाला गुस्सा कटते पे ने जी उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी उन्होंने गुस्सा ये आ। और कहते फिर सानू तंग करने वास्ते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो मंजूर कर लिया, असी स्टे कर दिता उन्होंने, क्योंकि सानू पता सी कि सानू तंग करने लिए कर रहे हैं, साड़ी आज़ादी से शब खून मारना चाहते हैं। तो फिर वो जनाब वो कहते हैं इन्होंने बावजूद इसके कि हमने उसको मुअत्तल किया होता, इन्होंने कानून जारी कर दिया, गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी अब हुकूमत ये बदखुइयाँ कर रहे हैं कि हुकूमत जी है साफ थाना नहीं आई। आबद ज़ुबैरी से नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप इंक्वायरी हो लेने दें, आपको उससे क्या तकलीफ है, आप आबद ज़ुबैरी साफ हाथों से आए। और इमरान खान जब वो लेके आ रहे थे लांग मार और रेड जोन में दाखिल होने से मना किया गया था इमरान खान को, और वो दाखिल हो गए थे, इन्होंने कहा था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बंदयाल ग्रुप ने कि जनाब आप जो है इनको फैसिलिटेट करें, आने दें वहाँ तक, लेकिन रेड जोन में नहीं जा सकते। और जब वो रेड जोन में चल गए, दरख्तों को आग लगा दी और तोड़फोड़ की, तो फिर जब तौहीन अदालत की कार्रवाई उस वक्त कहते हैं कि जनाब हो सकता है इमरान खान को पता ही ना लगे होवे, उत्थे कंडक्ट नहीं देखना, इत्थे उहदी नीयत देख रहे हैं हुकूमत की, उत्थे नीयत नहीं देख रहे। और जो नैब तरामीम वाला केस है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो दरखास्त है इमरान अहमद खान न्याजी वो नेक नीति के साथ नहीं आया, वो पार्लियामेंट छोड़ के चला गया। इस तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही हैं ना, तो वहाँ चीफ साहब क्या फरमा रहे हैं और एजाज़ लहसन साहब क्या फरमा रहे हैं, वहाँ ये फरमा रहे हैं कि हम दरखास्त गुजार के किरदार का जायज़ा नहीं ले रहे। मेरे तेरे वर्गा बंदा चल जाए तो कहते ने जनाब ये साफ थाना नहीं आया, इन गुड फेथ नहीं आया। उन्होंने कह रहे नहीं नहीं उन्होंने छड्डो तुसीं, वो किरदार नहीं, बस ये असीं कानून असीं बस नैब दी तरामीम जिहड़ी है ना उन्होंने उड़ाना है, जरदारी उन्होंने दोबारा अंदर करना है, या जिन्हें भी फायदा चुकया वो बाहर क्यों तुरिया फिरदा। अच्छा, अब जो कंक्लूड किया है इन्होंने उसमें ये इन तमाम वाक़यात का जिनका मैंने जिक्र 32 वाद की जजमेंट है, उसमें इन तमाम वाक़यात का जिक्र करके ना कि हुकूमत थाना छेड़खानी कर रही है, हुकूमत थानू तंग कर रही है वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं जिन्हें जी वाक़याती सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है, और फिर जो बेंच से ख़ुद को अलग करने का कानून है, क्योंकि जज बेंच से ख़ुद को कैसे अलग कर सकता है, ये कहते हैं कि जज खुद अपने आप को अलग कर सकता है, एतराज़ नहीं हो सकता जज पे। ये इनका ये है कि उस कानून के तहत जनाब अगर देखें तो ये जो दरखास्त है कोई लीगल फोर्स नहीं है इसमें, और यानी कि कोई कानूनी वजन नहीं है इन्होंने दलाइल का जो हुकूमत लैके आई है, जो इतराज़ात किए कोई कानूनी हैसियत ही नहीं हैगी। और वो कहते हैं कि जनाब नेक नीति के साथ नहीं आए, नॉट विद गुड फेथ, ये बदनीति के साथ आए हैं। और वो जो मैंने जिक्र किए हैं जिन दरखास्तों का और दरखास्त गुजारों का इमरान खान समेत, उनके बारे में नहीं ये कहते कि जनाब ये विद गुड फेथ नहीं आए,
यहाँ ये कह रहे हैं कि ये नेक नीति के साथ नहीं आए, और वो कहते हैं ये मकसद जो है ना, इनका मकसद ये बिला वजह एक जज को, जो इस बेंच का रुकन है यानी चीफ जस्टिस मैं खुद, उसको हरासा करना है, उसको डराना है। और वो कहते हैं दरख्वास्त जो है ये मज़मूम मकसद के लिए दायर की गई जो अदलिया की आज़ादी पर हमला है। भाई उन्होंने सीधा सीधा आपके सामने रख दिया जनाब, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 नंबर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप नहीं सुन सकते। और इसमें मुनीब अख्तर साहब का नाम भी है, एजाजुल हसन साहब का भी नाम है। वो कहते नहीं नामा नहीं छोड़ो तुसी, और ये भी छोड़ो खातून को होना, मुबैना आडियो ही है ना, कानून के मुताबिक ए जज की मर्जी है, बैठे जा उठे। हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। जब इफ्तिखार चौधरी के बेटे वाला अरसलान वाला मसला बना था, स्कैंडल सामने आया था मलक रियाज वाला, तो उस वक्त सो मोटो लिया था उन्होंने और बेंच की सरबराही के लिए खुद बैठ गए थे। लेकिन जब एतराज़ किया गया, उन्होंने बताया कि जब कोड ऑफ कंडक्ट आप तो नहीं बैठ सकते, इसमें नहीं बैठे थे। ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला केस है जो उन्होंने चैलेंज किया था अपने खिलाफ रेफरेंस, उसमें एजाजुल हसन और तारक मसूद, सरदार तारक मसूद दोनों पर एतराज़ हुआ था। सरदार तारक मसूद ने तो चीफ जस्टिस बनना नहीं है काजी साहब की मौजूदगी में। अगर काजी साहब घर चले जाते उस रेफरेंस की रोशनी में, तो सरदार तारक मसूद ने चीफ जस्टिस बनना था बुंदियाल के बाद, उनकी बारी आनी थी। उन्होंने कहा जी मैं तो जनाब, मेरा तो मफाद बस्ता है, मैं उठ रहा हूँ, इजाज़त है मैं नहीं उठना। हालांकि काजी साहब के जाने से एजाजुल हसन को फ़ायदा होना था, मफाद बस्ता था। काजी साहब अगर चले जाते तो फिर इनकी जो चीफ जस्टिस के तौर पे मुद्दत थी एजाजुल हसन की, वो तवील हो जानी थी, कई माह का इजाफा हो जाना था उसमें। यही कानून जो आप कह रहे हैं कि कानून ये है कि जज चाहे तो उठे, जज चाहे तो ना उठे, माजरत करना या कंटिन्यू करना ये जज की मर्जी है, समाज से माजरत है। तो वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं मैं नहीं उठना। जब वो फिर चैम्बर में गए तो सरदार तारक मसूद ने कहा मैंने तो उठ जाना। तो फिर ये आगे जनाब मैं उठ रहा हूँ, लेकिन इस एतराज़ की बुनियाद पर नहीं उठ रहा। और यहाँ जो एतराज़ हुआ था पंजाब इलेक्शन वाला मामला था, इसमें कैसे बेंच बने, कैसे टूटे, फिर बने, फिर टूटे, और फिर कैसे इख्तिलाफी नोट आए, उसमें जो एतराज़ किए गए थे जजों पे, जिन पे, वो आपने निकाले नहीं थे बेंच से। वो क्यों निकाले थे? वो तो आपने बहाना किया था जनाब, जजों ने कहा है कि हम नहीं बैठेंगे, बैठने से माजरत कर लिए। असल तो वो एतराज़ था। बड़ा ही अच्छा मौका था बुंदियाल साहब के पास कि कहते हैं जनाब ये इब्तिदाई एतराज़ मुझ पे था, मेरी सास का मामला है, मैं उठ जाता हूँ। मैं एतराज़ की वजह से, जैसे पहले इन्होंने कहा था कि मैं अपने उस इख्तियार के तहत कि जज खुद को बेंच से अलग कर सकता है, उस कानून के तहत मैं अलग कर रहा हूँ, मेरिट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये 4 जज ये बैठे हुए हैं, एक जज मैं और मुकर्रर कर देता हूँ, बीच में डाल देता हूँ, ये 5 जज जो हैं इसका फैसला कर देंगे। उन्होंने वही फैसला करना था ना जो अब आप लोग करने जा रहे हैं, कि वो कमीशन जो है उसको कलअदम करना है, उसके नोटिफिकेशन को, कि जनाब चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई, इसलिए इस इंक्वायरी कमीशन की कोई हैसियत नहीं है। इंतज़ामिया पाबंद है कि जब अदलिया से बंदे लिए जाएं, अदलिया से मुतल्लिका मामला हो, तो चीफ जस्टिस से मुशावरत करनी होती है। इन्होंने भी तो यही फैसला देना था ना। आप बाइज्जत होकर निकल जाते ना, अब सासू कोर्ट और ये वो जो भी चल रहा है उससे तो बच जाते। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। फिर आगे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आगे जाकर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो 2 कोड ऑफ कंडक्ट तो वाज़े तौर पे जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है वो मैंने आपको बताए हैं, दिखाए भी हैं। तो ये 3 जज जो हैं जिनके नाम हैं, ये मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं मेरे ख्याल में, और मेरे क्या बहुत सारे कानूनी माहिरीन और आईनी माहिरीन के ख्याल में जो हुए। और 2 जजों ने जो दस्तखत कर दिया, इतफाक़ कर दिया है कि जनाब कोड ऑफ कंडक्ट की हैसियत नहीं कोई नहीं, कानून को फॉलो करना कि जनाब जज ने किमें बेंच नहीं छड़ना, वो भी इसके घेरे में आ सकते हैं। अब चलो जो भी फैसला कर दे तो नज़रसानी होनी है इस पर,
नज़रसानी के लिए फिर नया चीफ जस्टिस आ चुका होगा, फिर पता नहीं बेंच की तश्कील कैसे होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर आ जाता है तो फिर क्या मामला होता है। अभी तो ये इंटरनल मामला है ना, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इन बेंचों के जो जजेस हैं, 4 जज, 2 को कराची भेज दें, 2 को पेशावर भेज दें, बाद में ये केस लगा लें और कहें ना बेंच दस्तयाब नहीं था इसलिए नए बेंच में लग गया केस। 1000 बहाने जैसे इन लोगों के पास हैं। और फिर जो वो मंजी ठोके बेंच, फिर लग समझ जाएगी इन्होंने, लग लो जाएगी जिन्होंने पंजाबी च कहते इन्होंने, और इन्होंने लगनी हैगी है। ये तुम देखना जो जुल्म इंसाफ दे नाल हम ख्याल जज्जा ने किया और बंदयाल साहब की मौजूदगी बेंच हैड होंदे से उन्होंने बेंचां दे, जो कुछ इन्होंने किया, आइन नूं रीराइट किया, थोड़ा की ख्याल है कि ये बच के निकल जाएंगे सारे मामला तो नहीं बचेंगे। देख लेना तुम, इंसाफ का तकाजा ही है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।